प्रजापति आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी में जो आज का विषय लेकर के आया हूं वो है एसिडोसिस की बीमारी के अंतर्गत कब्ज, जिसे हम लोग कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये कब्ज वास्तव में होता क्या है, इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उनके सुरक्षा के लिए क्या क्या हम लोग प्रायोगिक तौर पर अपने घर में उपाय कर सकते हैं, या न्यूरोथेरेपी उपचार क्या है, उनके लिए क्या क्या मेडिकल टेस्ट है। तो इस बारे में अभी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं, जो आज का विषय है वो है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों जो कब्ज होता है, कब्ज का मतलब होता है हमारे जो मल होता है, स्टूल होता है, जो आंतों या मलाशय से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि जब हम लोग संडास करते हैं, लेट्रिन करते हैं, तो वो लेट्रिन इतना कड़क हो जाता है कि वो बाहर नहीं निकल पाते, या बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, या मुश्किल से निकलता है, या एकदम कड़क निकलता है, जिसे ही कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कब्ज और कॉन्स्टिपेशन को ही मलबद्ध या मल कोष्ठबद्धता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको समझ में आया दोस्तों, जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो डाइजेशन होने के बाद जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, पचा हुआ खाना जो होता है इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो खाना नहीं पचता है वो बड़ी आंत के माध्यम से कोलन में रिक्टम में जा करके, कोलन के माध्यम से रिक्टम में जा करके अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। और जैसे ही नर्व का ऑर्डर आता है, कमांड आता है, तो वैसे ही ब्लेडर के रिक्टम के सिकुड़ने से, रिक्टम जैसे ही सिकुड़ता है, मलाशय जैसे ही सिकुड़ता है, तो मोशन लेट्रिन के रूप में बाहर पास हो जाता है, स्टूल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अगर यह आसानी पूर्वक अगर स्टूल पास ना हो, लेट्रिन बाहर ना आए, या मोशन ठीक से ना हो, एकदम मोशन कड़क हो, तो ऐसे कंडीशन को ही कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, जिसे मलबद्ध या बद्ध कोष्ठबद्धता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, तो ये जो संडास होता है वो बड़ी आंत की अंदरी लेयर में ऐसे कड़क हो जाते हैं, पूरा ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि जो बड़ी आंत जो होते हैं, बड़ी आंत के अंदर जो पानी होते हैं, उनका ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्बेशन होने के कारण जो अनपचा खाना है, उनको नरम होने के लिए जितना पानी की रिक्वायरमेंट होता है, वो पानी की रिक्वायरमेंट वहाँ पर कम हो जाता है, जिसके वजह से पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाने के कारण यहाँ पर मोशन को, स्टूल को पानी ठीक से नहीं मिल पाता, जिनके कारण वो स्टूल या मोशन या अनपचा खाना जो है वो सॉलिड हो जाता है, कड़क हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और वो आसानी के साथ लेट्रिन के रूप में पास नहीं हो पाता, जिसे कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो कितना भी रिक्टम को सिकुड़ने का प्रयास करो, मगर मोशन इतना ज़्यादा कड़क रहता है, इतना सॉलिड रहता है कि आसानी के साथ वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ऐसे कंडीशन में मरीजों को कई सारे प्रॉब्लम या लक्षण उत्पन्न दिखाई देते हैं। सामान्य जो मोशन होते हैं, थोड़ा सा नर्व के माध्यम से कमांड मिलने पर वो पास आउट हो जाते हैं, लेट्रिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं, मगर कब्ज वाले जो मरीज होते हैं वो थोड़ा जोर लगाने पर भी ठीक से मोशन पास नहीं होता। और मोशन करते समय जो एनस होता है, गुदा द्वार होता है, वहाँ पर दर्द होता है, रगड़ उत्पन्न होता है, जिसके वजह से एनस में भी दर्द आ जाते हैं, और कब्जी की वजह से गैस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से वो बार बार डकार के रूप में बाहर भी निकलते हैं। तो आइए देखते हैं कि कब्जी जो होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कब्जी होते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं, उनके ज़्यादातर होने का जो मुख्य कारण होता है, वे लोग जो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादातर गरम या मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या जो व्यक्ति ज़्यादातर ड्राई फूड ज़्यादा खाते हैं, सूखा आहार ज़्यादा खाते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादातर नशीले पदार्थ का सेवन ज़्यादा करते हैं, जैसे बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, ये सब आदि करने से हमारे शरीर में एसिडोसिस की मात्रा बढ़ जाते हैं, एसिड की मात्रा बढ़ जाते हैं। इनके अलावा जो लोग ज़्यादातर चिकना आइटम ज़्यादा खाते, चिकना पदार्थ ज़्यादा खाते, खाने की चीज़ें में ज़्यादा से ज़्यादा चिकना वस्तु खाते हैं, जैसे कि मैदा का बना हुआ चीज़ें है, बिना छिलके के दाल है, पॉलिश किए हुए चावल है, बिना चोकर वाला आटा है, या बिना छिलका की सब्जी है। तो ऐसे जो बिना फाइबर युक्त अगर कोई भी व्यक्ति खाना खाते हैं, और वो फाइबर के बगैर वो जो पदार्थ होता है चिकना हो जाता है, जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन या कब्जी होने के चांसेस ज़्यादातर होता है। और ऐसा ही व्यक्ति जो जिनको कब्जी है, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कम पानी पिए हुए हैं, और वर्तमान में भी बहुत कम पानी पीते हैं। तो ऐसे लोगों में कोलन के द्वारा जितना पानी होता है उनको एब्जॉर्ब कर लेने से जो स्टूल के लिए जितना रिक्वायरमेंट के रूप में पानी होना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो जाकर के कब्जी होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो पानी कम पीते हैं, तो पानी कम पीने वाले व्यक्ति को क्या होता है, मोशन कड़क हो जाता है, कब्जी हो जाता है। इनके अलावा जो व्यक्ति बहुत कम मेहनत करते हैं, कम शारीरिक मेहनत कम करते हैं,
या ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादातर चाय या बीड़ी की आदत बना के रखते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादातर चिंता करते हैं, क्रोध करते हैं, डरते हैं, मानसिक रोग के जो प्रॉब्लम्स है, जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं करता, तो ऐसे लोगों में कब्जी की शिकायत ज़्यादातर होते हैं। जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति बहुत होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा काम करने की वजह से उनके शरीर से पसीना ज़्यादा निकल जाता है, तो शरीर में पानी की कमी हो जाने की वजह से शरीर में ब्लड का एसिड बढ़ जाते हैं और ब्लड के एसिड बढ़ने की वजह से कब्जी हो जाते हैं, कोलन में पानी की कमी हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम बढ़ता है। इनके अलावा जो व्यक्ति ज़्यादातर संकोच के कारण मल को रोक करके रखते हैं, अगर भीड़ भाड़ वाले जगह में है, घर सामूहिक जगह में अगर कोई भी फंक्शन में गए हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति में अगर ऐसे जगह में अगर ठीक से अगर लेबोरेटरी ना हो या कमोड ना मिले, तो ऐसे कंडीशन में वो अपने मोशन को रोक करके रखता है प्रेशर आने के बाद भी, और ज़्यादा देर तक अगर मोशन को रोक करके रखेगा, मल को रोक करके रखेगा संकोच की वजह से, तो ऐसे कंडीशन में कब्जी होने के चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर स्टूल को या मल को रोक करके रखता है तो उनके वजह से कई सारी बीमारियां हो सकता है, क्योंकि मल को रोकने से अनावश्यक गैस्ट्रिक ट्रबल होगा, कब्जी की वजह से कई सारे एब्डोमेन में, इंटेस्टाइन में एसिडिटी उत्पन्न होगा, और गैस और एसिडिटी की वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल रीजन के साथ साथ शरीर के कई अलग अलग अंगों में कई लक्षण या बीमारी होना चालू हो जाते हैं, जैसे लीवर की बीमारी है, अंतड़ियाँ कमजोर हो जाती है, थायराइड का प्रॉब्लम्स होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम होगा, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा, खून की कमी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे बीमारी और हो सकते हैं जो गैस और एसिडिटी के कारण डेवलप होता है। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी व्यक्ति मोशन को ना रोक करके रखे, प्रेशर आने पर उनसे तुरंत ही पास कर देना चाहिए, आउट कर देना चाहिए, जिससे आगे होने वाली कई बीमारियों से बचा जा सके। इनके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति को अगर कब्जी होता है, तो कब्जी होने से क्या होता है, क्या क्या लक्षण उत्पन्न होता है, अगर कोई भी व्यक्ति को अगर कब्जी होता है तो इनके कारण शौच करने में, मल पास करने में, स्टूल बाहर निकालने में कठिनाई होता है, पेट में दर्द होगा, नाभि के नीचे बहुत कड़कपन होता है, दर्द होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सप्ताह में उस रोगी को 1 या 2 बार ही मोशन हो पाता है, जिसके वजह से उनके शरीर में जो जमा हुआ जो मल है वो गैस बना बनाकर शरीर में कई तरह के सफोकेशन, घबराहट, चिंता, बेचैनी को बढ़ा देता है। इनके अलावा जब मोशन निकलते हैं तो वो जो मोशन होता है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में गोल गांठ युक्त निकलते हैं, गोल आकार के निकलते हैं और छोटे छोटे पीसेस के रूप में निकलते हैं, और वो जो होता है बहुत कठोर होता है। ठीक है, जिसमें कभी कभी एनस का जो वेसल्स होता है उनमें से ब्लड रिस करके भी आ जाता है, तो कभी कभी संडास में ब्लड भी दिखाई देते हैं। इनके अलावा पेट में दर्द होगा, पेट भारी हो जाता है गैस ज़्यादा बनने की वजह से, और ज़्यादातर गैस ज़्यादा रहने से उस व्यक्ति को क्या होता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, तो जीभ में जो टेस्ट बड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है एसिडिक प्रभाव की वजह से। तो ऐसे लोगों को भूख भी नहीं लगेगा और जो भी खाना खाएगा तो उनका स्वाद भी नहीं आता है। इनके अलावा उस गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के कारण एसिड बार बार रिफ्लक्ट मारेगा तो ये मुंह के रास्ते बाहर उबासी रूप में आएगा, जिनके वजह से ये जो एसिड है वो जो एसिड जो है जीभ में एक सफ़ेद परत के रूप में दिखाई देता है। अगर किसी का पेट या अंतड़ी खराब होता है तो ये जो सफ़ेद परत जीभ में दिखाई देता है तो ये इंडिकेट करता है, जीभ में सफ़ेद परत ये इंडिकेट करता है कि उस व्यक्ति का पेट या इंटेस्टाइन डिस्टर्ब है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को खाना भी नहीं पचता है, खाना नहीं पचने के साथ साथ भूख भी नहीं लगता है जीभ में सफ़ेद परत होने के कारण। इनके अलावा मुंह से बदबू आता है, बार बार गैस्ट्रिक रिफ्लक्स आने से अंदर जो सड़ा हुआ मटेरियल है वो सड़ा हुआ मटेरियल में जो गैस रिलीज होता है वो बदबूदार होगा। इनके अलावा जब गैस पास होगा एनस के रास्ते से तो वो भी जो बदबू होता है, उनके जो गैसेस है उसमें जो वायु जो होता है पास होने से उनमें बहुत ज़्यादा बदबू होगा। इनके अलावा गैस ज़्यादा मात्रा में बनने से सिर में दर्द उत्पन्न होगा, शरीर में दर्द होगा, मसल्स में दर्द होगा। कई बार गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से जो पेट में जो जूसेस है वो उल्टी के रूप में बाहर निकलना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और इनके अलावा ज़्यादा गैस एसिडिटी होने के कारण, कब्जी की वजह से ज़्यादा गैस एसिडिटी होने की वजह से उस व्यक्ति के शरीर में पूरे अनावश्यक जो गैस भरा पड़ा होता है शरीर के खाली जगह में, तो उनके वजह से मसल दर्द के साथ साथ कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा, आलसीपना लगेगा, मानसिक तनाव आएगा, चिंता होगा। इनके अलावा अगर गैस ज़्यादा बनेगा कब्जी की वजह से तो उस गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से हार्ट के ऊपर भी दबाव आने से उस व्यक्ति को घबराहट, बेचैनी होगा।
इनके अलावा संडास करने पर मल में, स्टूल में खून भी आना चालू हो जाएगा। इनके अलावा एसिडिटी उत्पन्न होगा, सीने में जलन और दर्द होता है। तो इतने सारे लक्षण होने के साथ साथ और कई अलग अलग प्रकार के कई अलग अलग व्यक्तियों में ये सिम्टम देखा जा सकता है। तो अगर किसी को कब्जी हुआ है तो उनके रोकथाम के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो अगर किसी भी रोगी को अगर कब्जी होता है तो कब्ज से पीड़ित व्यक्ति या रोगी को नीचे गए कुछ स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। जैसे क्या क्या स्टेप्स है जिसे जनरली फॉलो करने से जो कब्जी होने से बचा जा सकता है, या कब्जियत जो हुआ है उनके जो फ्रीक्वेंसी है, उनके जो सॉलिडनेस है, उनको कम किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं कि ऐसे कैसे स्टेप्स है जिनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने दिन की जो शुरुआत होता है वो उठने के बाद तुरंत ही गरम पानी पीना चाहिए, या कोई भी गरम लिक्विड पीना चाहिए, जैसे त्रिफला चूर्ण हो सकता है, या नींबू शहद का पानी हो सकता है, या नींबू पानी हो सकता है, या गर्म पानी सामान्य रूप में पिया जा सकता है, या दवाई अगर कोई भी अगर काढ़ा पी रहे तो भी काढ़ा ले सकते हो। तो कम से कम सवेरे उठ करके ये आप तरल पदार्थ अगर लेंगे तो होने वाली कब्जियत से बचा जा सकता है। इनके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनको कब्जी है तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर हरी साग सब्जियों के साथ में जो फलियाँ युक्त खाना होता है सब्जियों में, उस फलियों में फाइबर ज़्यादा होता है, तो ऐसा खाना ज़्यादा खाना चाहिए। इनके अलावा फल सब्जियों का ज़्यादा उपयोग करने के साथ साथ इनको छिलका युक्त अनाज खाना चाहिए। जैसे चावल है तो बिना पॉलिश का चावल खाना चाहिए, गेहूँ आटा बना रहे तो बिना चोकर को निकाले हुए आटा का रोटी बनाना चाहिए। इनके अलावा जो कोई भी अनाज युक्त कर रहा है, यूज कर रहा है, तो वो जो अनाज होता है वो छिलका के साथ यूज करे। जैसे दाल बनाते हैं तो कई लोग दाल को बाहर निकाल देते हैं, दाल के छिलका को बाहर निकाल देते हैं और ऊपर से दाल को पॉलिश करके पकाते हैं। तो ऐसे लोगों में, उस रोगी के शरीर में फाइबर की कमी हो जाने की वजह से उनको कब्जी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे ध्यान देना ऐसे हाई फाइबर फूड को ज़्यादातर अपने डाइट में उपयोग करना चाहिए। जिस खाने में ज़्यादातर फाइबर हो, ज़्यादातर छिलका हो, तो ऐसे खाने को ज़्यादातर महत्व देना चाहिए। इनके अलावा जो रोगी को कब्जी है, कॉन्स्टिपेशन है, ऐसे लोगों को खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित रूप से ही करना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा खाना खाएंगे और वो नहीं पचेगा तो वो अंदर फिर जमा होगा, फिर पूरे अंतड़ी में जाम पैदा करेगा, फिर ज़्यादा गैस बनेगा, तकलीफ हो सकता है। तो जब तक एक मोशन ठीक ना हो, मोशन बाहर ना निकले, तब तक कोई अनावश्यक सॉलिड मटेरियल नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जिनसे और इनके अलावा उन खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें जिसमें कम मात्रा में फाइबर होता है। तो ऐसे खाना को अवॉइड करना चाहिए जिसमें फाइबर की मात्रा कम है। जैसे आपको बताया था कि मैदा है, ठीक है, बिना छिलका युक्त अनाज है, या मैदा से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट है, या जंक फूड है, या नॉनवेज होता है, मांसाहारी प्रोडक्ट होता है, या दूध होता है। ठीक है, तो ऐसा जो प्रोडक्ट है उनको अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों में फाइबर की मात्रा कम होता है। और दूध और नॉनवेज में हैवी प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से अगर वो खाना नहीं पचेगा तो खाना सड़ेगा, और ज़्यादा मात्रा में खाना सड़ेगा तो गैस बनेगा, और गैस बनेगा तो शरीर में और ज़्यादा दर्द या तकलीफ या अनइजीनेस उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। इनके अलावा दोस्तों, अगर किसी को कब्जी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उनके जो आंतों की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो उस अंतड़ियों का जो मसल्स है उनको मजबूती देने के लिए, इनका जो गति है उनको मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए नियमित रूप से पेट से रिलेटेड योगा अभ्यास करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, कसरत करना चाहिए। और ये जो कसरत है जरूरी नहीं कि आप खड़े होकर के कर सकते हो, आप बैठे बैठे जो एक्सरसाइज है या लेटे लेटे जो एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हो अगर शरीर खड़े होने में तकलीफ हो रहा है तो कम से कम पेट के मोटिलिटी के, पेट के मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए, पेट के एरिया में रक्त का संचार बढ़ाने के लिए कम से कम योगा या व्यायाम जरूर करें। इनके अलावा तनाव को कम करने वाले कारक को कम करे। ऐसे कोई भी काम ना करे जो तनाव देता हो, उस काम को करने से मन इरिटेट होता हो, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इनके अलावा मल या शौच का प्रेशर आने पर उन्हें नहीं रोकना चाहिए। अगर हमको स्टूल पास होता है, आप लोगों को स्टूल पास होता है, मल उत्पन्न होता है, संडास होने की प्रक्रिया अगर लग रहा है, तो ऐसे मल को नहीं रोकना चाहिए, शौच को नहीं रोकना चाहिए, और जैसे प्रेशर आता है तुरंत स्टूल को बाहर पास करके आ जाना ही बेटर होता है। इनके अलावा जो रोजाना नियमित रूप से जो लोग जो मल त्याग करने का शेड्यूल बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को कब्जियत की शिकायत कम रहता है। और कई लोग ऐसे टाइम बाई टाइम खाना खाएंगे तो टाइम बाई टाइम मोशन भी होता है, तो ऐसे जो नियम है ऐसे बचना चाहिए। तो आप अपना खाना निश्चित टाइम पे खाइए और निश्चित समय पर आपको मोशन होने का भी प्रक्रिया
नियमित रूप से होता रहेगा। ठीक है, अगर आप खाना लेट लतीफ़ खाएंगे, गलत सलत खाना खाएंगे तो मोशन होने का जो प्रक्रिया है उनमें भी लेट लतीफ़ी होगा, जिससे आपका दिनचर्या भी खराब होने का संभावना रहता है। तो ऐसे कंडीशन से आप लोगों को बचना चाहिए। इनके अलावा कब्ज में राहत के लिए सप्ताह में 1 या 2 दिन या तो एनीमा ले सकते हो, जिसे हम लोग बस्ती क्रिया कहते हैं, बस्ती कहते हैं जिसे एनीमा के नाम से कहते हैं। अब बस्ती क्रिया में क्या होता है, जो हमारे जो मलाशय होता है, रिक्टम होता है और बड़ी आंत होता है, उनमें पानी की सप्लाई देने, बाहर से पानी की सप्लाई दिया जाता है, जिससे अंदर जो फंसा हुआ जो कड़क जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए और आसानी के साथ वो मोशन के द्वारा बाहर निकल जाए। ठीक है, और उस कब्जी की वजह से जो ऊपर के एरिया में, ऊपरी जो इंटेस्टाइन में, उनमें जो दबाव था वो दबाव भी कम हो जाए, गैस एसिडिटी की जो मात्रा बढ़ा हुआ था वो भी कम हो जाए। इसलिए सप्ताह में 1 या 2 दिन एनिमा लेने से या जुलाब लेने से कब्ज की तकलीफ दूर हो सकता है। तो ये आप लोग ध्यान देना। अगर ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो आई थिंक एनिमा लेना या जुलाब लेना ज़्यादा बेटर है। मैं नहीं, डेली नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम सप्ताह में 1 या 2 दिन लेना बेटर है। इनके अलावा कई भी ऐसे अल्कोहलिक पदार्थ लेने से बचे, साथ ही कैफीन से रिलेटेड कोई भी मटेरियल लेने से बचे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेने से शरीर में जो पानी तत्व है वो कम हो जाते हैं। शरीर से पानी की मात्रा बाहर निकलने से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ा देता है, क्योंकि कैफीन ज़्यादा लेने से यूरिन ज़्यादा पास आउट होता है और ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाता है। तो इसके पूर्ति के लिए आप लोग को पानी तो ज़्यादा पीना ही है, मगर कैफीन युक्त कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है। तो इस प्रकार से आप कब्जियत को होने से बचा सकते हो, कॉन्स्टिपेशन होने से रोक सकते हो। इनके अलावा अगर किसी को कब्जी हो गया हो, कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, तो इनके लिए कौन कौन सा ऐसे निदान है जिसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से जांच होता है, ऐसे कौन कौन से डायग्नोसिस होता है जिसके माध्यम से कब्जियत का पता लगाते हैं। तो आइए चलते हैं कि ऐसे कौन कौन सा टेक्निक है जिससे कब्जियत को पता लगा सकते हैं। तो बीमारी का निदान मुख्य रूप से एक शारीरिक परीक्षण करके किया जाता है, साथ ही कब्ज के प्रकार और कारण की पहचान करके डेली डायरी को बनाए रखना जरूरी है। तो जैसे कि कई लोगों में जो कब्जियत होता है वो थायराइड ग्लैंड हाइपो हो जाता है, यानी कि हाइपोथायराइड की वजह से हो जाता है, या ब्लड में कैल्शियम की कमी की वजह से भी कब्जी हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि उस रोगी में कब्जी है। इनके अलावा पेट के एक्सरे करने से भी पता चल जाता है, क्योंकि अतड़ियों में जो जमा हुआ मैल है वो वहाँ पर जमा हुआ दिखाई देता है, गंदगी के रूप में दिखाई देता है। इनके अलावा बेरियम लिक्विड बेरियम अध्ययन के टेस्ट के माध्यम से आंत और मलाशय की शारीरिक रचना को समझने के लिए पेट की गतिशीलता और इनरेक्टल स्टडी करना चाहिए। तो ये जो क्या है, लिक्विड बेरियम एक प्रकार से के टेस्ट होता है जो इंटेस्टाइन और रिक्टम के जो स्ट्रक्चर है उनको देखा जाता है। अगर इंटेस्टाइन और रिक्टम में अगर कोई स्टूल फंसा हुआ है तो इससे ये समझ में आता है कि उस रोगी को कब्जी है, कॉन्स्टिपेशन है। इनके अलावा डेफेकोग्राफी होता है, डेफेकोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे हम लोग MRI के नाम से जानते हैं। डेफेकोग्राफी और MRI डेफेकोग्राफी के द्वारा कब्ज का पता लगाया जाता है। इंटेस्टाइन के इंटरनल जो पार्ट होता है उनको ध्यान से इनमें एक्सरे के वजह से देखा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये सब डायग्नोस प्रोसेस करवाने से कब्जियत के रोगी में पता चल जाता है कि उनके इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ पर स्टूल फंसा हुआ है जो गैस एसिडिटी बन रहा है और वो बाहर पास भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग ध्यान देना, अगर किसी को कब्जियत है तो एक तो थायराइड का टेस्ट कंपलसरी होता है, ब्लड कैल्शियम कंपलसरी होता है, पेट का एक्सरे है, हो सकता है कि आप लोग USG भी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भी करा सकते हैं इंटेस्टाइन और रिक्टम का, जिससे भी ये पता चल जाता है कि अंदर में जो स्टूल है फंसा हुआ है वो दिखाई देता है। तो इनके अलावा और जो बताया है वो आप लोग करा सकते हैं। इनके अलावा अगर किसी को कब्ज है तो कब्ज का जो ट्रीटमेंट होता है सामान्य तौर पे जो हम लोग घरों में यूज कर सकते हैं, ऐसे कुछ उपाय होते हैं तो जिनको आप लोग करके कब्जियत से बचा जा सकता है। तो ऐसे क्या क्या इलाज है कब्जियत के लिए, तो अभी देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले किसी भी बीमारी के उपचार उनके अंतर्निहित कारण पर निर्भर करता है, यानी कि जो भी बीमारी है तो ये जो बीमारी आया है हमारे शरीर के इंटरनल फैक्टर के गड़बड़ी होने के कारण आया हुआ है, और इसके मामले में यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह जो बीमारी होता है या तो एक्यूट होगा या तो क्रोनिक होगा। एक्यूट यानी जो तीव्र होता है और क्रोनिक यानी जीर्ण होता है। क्रोनिक यानी बहुत पुराना, यानी कि काफी पुराना बीमारी होता है, और एक्यूट यानी जो अभी अभी नया नया जो बीमारी आया है जो तत्काल दिखाई देता है, ऐसे बीमारी को एक्यूट डिजीज के नाम से जानते हैं।
तो अगर हमारे शरीर में कोई ऐसे बहुत सारी बीमारी होता है जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से है, जिसके वजह से कब्जी हो सकता है, तो ऐसे बीमारी का पता लगाना भी जरूरी है जो कब्जी होने का कारण बनते हैं। इनके अलावा कब्ज के रोगियों के लिए किसी भी उपचार का सुझाव देने से पहले अन्य कारकों का उपचार करना आवश्यकता है। हाँ दोस्तों, अगर किसी को कब्जी है तो कब्जी को ठीक करने के लिए डायरेक्ट उपचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब्जी होने के जो मेन कारण आपके शरीर में है उनको समझना जरूरी है, उनको पहचानना जरूरी है, जिससे वास्तव में जो कब्जी होने का जो कारण है वो ठीक हो सके। तो कब्जी कोई विशेष प्रकार की बीमारी नहीं होता, कब्जी एक लक्षण होता है, एक सिम्टम्स होता है बहुत सारी बीमारी होने के। ठीक है, तो कई सारी बीमारी है जिनका कब्जी एक लक्षण के रूप में दिखाई देता है। तो एक लक्षण को ठीक करने के बजाय अगर उस लक्षण से आए हुए जो मेन कारण है उस बीमारी को अगर ठीक कर देंगे तो कब्जी अपने आप ठीक हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इस कंडीशन में आपको जो बाउल मूवमेंट है, इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है, जो स्टूल है, उनके जो विशेषता है उनको ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट भी देना है। वो ज़्यादा कड़क है, मीडियम है, सेमी सॉलिड है, कब सॉलिड है, इन सब फ्रिक्वेंसी को आपको ध्यान देना है। और कितने टाइम पे मोशन आता है, डेली कितने बजे आता है, कितने फ्रिक्वेंसी में अप डाउन होता है, ये सब आप लोग को ध्यान देना चाहिए। क्या खाने से कब्जी हो जाता है, क्या, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कब्ज के लिए अधिक व्यायाम करने, अधिक पानी पीने और अधिक फाइबर खाने से जीवन शैली में बदलाव हो जाता है। तो आप लोग ध्यान देना, अगर किसी को भी कब्जी है तो ऐसे मरीजों को ज़्यादातर अधिक व्यायाम करना चाहिए। अधिक मतलब पेट से रिलेटेड व्यायाम करना चाहिए, और इससे आंतों और पेट का जो मसल्स है उनमें स्ट्रेंथ आएगा, इंटेस्टाइन का जो गतिशील बनने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, इसलिए व्यायाम करना चाहिए इंटेस्टाइन के लिए। इनके अलावा ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से, जो पानी की कमी से जो कब्जी आया हुआ है तो वो भी ठीक होना चालू हो जाएगा, क्योंकि पानी पीने से जो जमा हुआ जो मल है, स्टूल है, वो सॉलिड से क्या हो जाएगा, नरम हो जाने से वो आराम से मोशन के द्वारा पास हो जाएगा। इनके अलावा ज़्यादातर फाइबर युक्त खाना खाने से जो आपस में गट्ठे के रूप में जो जमा हुआ जो मल है, स्टूल है, उनको फाइबर अलग अलग करने का काम करता है ताकि मोशन आसानी के साथ पास आउट हो जाए। तो आपस में मल को चिपकने से रोकने के लिए फाइबर जरूरी है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो कई उपचार योजनाओं में आहार जो होता है, फाइबर जैसे आहार में जो फाइबर स्रोतों, जैसे कि फाइबर कौन कौन से ऐसे फल सब्जियां होते हैं जिनमें ज़्यादातर पाया जाता है, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो जैसे फल और सब्जियों में ज़्यादातर फाइबर पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, या जई का चोकर में ज़्यादा पाया जाता है, या बहुत सारे ऐसे पॉलीकार्बोनिल है, सेलेनियम है, बीज है, सिंथेटिक मिथाइल सेलुलोज है, खनिज तेल जैसे स्नेहक जुलाब है, जैसे रंडी का तेल होता है ना, ये सब लेने से वो स्नेहक का काम करता है और मोशन आ जाते हैं। तो डाक्यूलेट जैसे ड्यूटेट है, स्टूल सॉफ्टनर है, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए जो जो औषधि है ये सब स्टूल सॉफ्टनर के रूप में होते हैं। जैसे लैक्टुलोज है, जैसे प्रक्रिया शामिल होता है। तो लैक्टुलोज स्टूल को नरम करने का काम करते हैं, जिसे आप लिक्विड के रूप में ले सकते हैं, जो नरम मोशन को नरम करने का काम करते हैं, जो कब्जियत को दूर करने के लिए जरूरी होता है। इनके अलावा अगर किसी को गैस एसिडिटी ज़्यादा होता है तो गैस एसिडिटी की वजह से पेट के ऊपरी भाग में कई प्रकार के हार्ट से रिलेटेड दबाव उत्पन्न हो सकता है, लंग्स से रिलेटेड दबाव हो सकता है, या एकदम धड़कन तेज हो सकता है, या सफोकेशन हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए आप लोगों को सॉर्बिटोल है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल है, ओवर द काउंटर जैसे सैलाइन लेक्जेटिव है, स्टिमुलेंट लेक्जेटिव है, एनीमा है, सपोजिटरी है, ये सब उत्पन्न अभी मेडिकल दुकान में आपको मिल जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, अगर लेक्जेटिव लेना है तो लेक्जेटिव अलग अलग प्रकार से आते हैं, ओरल लेक्जेटिव भी आता है और एनल लेक्जेटिव भी आता है। तो आप सपोजिटरी भी यूज कर सकते हैं। सपोजिटरी में छोटा सा मोम के जैसा एक लंबी बत्ती होती है, जिसे एनस में लगाने से मोशन जो होता है वो नरम हो जाता है, स्टूल नरम हो जाता है, जो आसानी से मोशन आने का कारण बनते हैं। एनिमा के माध्यम से पानी अंदर में छोड़ोगे तो भी मोशन और स्टूल नरम हो जाता है, जो कब्जी को दूर करने का काम करता है। तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इनके अलावा और जैसे न्यूरोथेरेपी में नाभि को सेट करने के अलावा आंतों में रक्त संचार बढ़ाने के लिए फार्मूला देना है, आंतों की गति को बढ़ाने के लिए उपचार देना है, तथा आंतों में जमे हुए एसिड को खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट देना है, बाइल सेक्रेशन की मात्रा को बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट देना है, जिससे आंतों की गति को बढ़ने में मदद मिलेगा। इनके अलावा पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट देना है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक न्यूरोथेरेपी में आप अपना सकते हो। इनके अलावा इंटेस्टाइन में सूजन होता है, तो उस सूजन को ठीक करने के लिए आप न्यूरोथेरेपी उपचार दे सकते हो। तो ऐसे आपको कारण के कब्जी के कारण को ध्यान देना, और न्यूरोथेरेपी में जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है उस डायग्नोस्टिक पॉइंट को प्रेस करके पता करना कि कौन से डायग्नोस्टिक पॉइंट में दर्द है, उससे रिलेटेड दर्द को निकालना, यही न्यूरोथेरेपी में सफलता का राज है। अगर गॉल ब्लैडर के आसपास जो दर्द है तो गॉल पॉइंट को ज़्यादा उकसाना,
ठीक है। अगर इंटेस्टाइन और गैस नली में ज़्यादा दर्द है तो गैस आई के पॉइंट के दर्द को निकालने के लिए उपचार देना। ठीक है, इससे समझ में आ जाता है कि अगर इंटेस्टाइन में दर्द है तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट गड़बड़ी है, अगर गॉल ब्लैडर के आसपास दर्द है तो बाइल सिक्रेशन की कमी है। तो ये आपको समझ में आ जाता है डायग्नोस्टिक पॉइंट के प्रेशर देने पर, तो इससे रिलेटेड न्यूरोथेरेपी पॉइंट को उकसाना है। इनके अलावा अगर किसी को कब्जी है तो इनके लिए क्या क्या न्यूरोथेरेपी उपचार करना है। तो आइए देखते हैं कि न्यूरोथेरेपी के उपचार जो है कोई एक फिक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। अभी आपको बहुत सारे कारण बता चुके हैं कब्जी को होने के, और अगर किसी रोगी को अगर कब्जी है तो उनके मेन कारण को ध्यान में रख करके उपचार देना है। और उपचार हर कारण के आधार पर चेंजेस होते रहते हैं, हर कारण के लिए कोई एक फिक्स उपचार नहीं होता। हाँ, एक फिक्स उपचार यह है कि इंटेस्टाइन में रक्त का संचार बढ़ाना, ये एक फिक्स उपचार होता है। इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाना, ये फिक्स उपचार होता है। इनके अलावा बहुत सारे अलग अलग बीमारी की वजह से कॉन्स्टिपेशन आता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए ये फार्मूला चेंज हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन के पहले उस बीमारी को ठीक करना है जिसके वजह से कब्जी आया हुआ है। तो आइए दोस्तों, तो कब्जी के होने के कई कारण हो सकते हैं। हर दिन पेशेंट के पेन पॉइंट के अनुसार उपचार करना है, तो पेन पॉइंट चेक करना, डायग्नोस्टिक पॉइंट का दर्द चेक करना कि जिस डायग्नोस्टिक पॉइंट में दर्द है वहां का दर्द को निकालना। अन्य उपचार देने से पहले म्यूकस पॉइंट यानी नाभि के बाईं तरफ के दर्द को चेक करना, म्यूकस जीरो का दर्द चेक करना, और लेफ्ट फोर्थ का दर्द चेक करना, ये कंपलसरी है। अगर किसी भी रोगी को अगर म्यूकस में दर्द है, नाभि के लेफ्ट साइड में दर्द है, तो ये इंडिकेट करता है कि नाभि के लेफ्ट साइड जो पॉइंट म्यूकस पॉइंट है उनमें इन्फ्लेमेशन है, उनमें सूजन है, और उस सूजन के वजह से इंटेस्टाइन का जो अंदर का जो डायमीटर होता है, अंदर का जो ल्यूमेन होता है ना, वो ल्यूमेन सिकुड़ गया है, नैरो हो गया है, जिनके वजह से जो मोशन आगे पास होना चाहिए वो आगे नहीं जा रहा है, और मोशन वहीं पर रुक करके पीछे वो रिफ्लेक्ट के रूप में प्रेशर मार रहा है। तो उस कंडीशन को आपको समझ करके म्यूकस पॉइंट का दर्द चेक करना। अगर म्यूकस है, म्यूकस पॉइंट में दर्द है, तो वहां पर म्यूकस का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, और म्यूकस का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, म्यूकस पॉइंट में दर्द है, तो वहां पर सूजन है, और सूजन को ठीक करने के लिए आपको क्या उपचार करना है, इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट फार्मूला, जिसे हम लोग शॉर्टकट में ITF कहते हैं, I फॉर इन्फ्लेमेशन, T फॉर ट्रीटमेंट, F फॉर फार्मूला। तो ITF का पूरा नाम इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट फार्मूला होता है, और इनका जो पूरा फार्मूला होता है, पहला पॉइंट है 30 मेडुला, सेकेंड पॉइंट है 6 ADR, फिर थर्ड पॉइंट है 6 ADR। इनका मतलब पहला 30 मेडुला देना, फिर 1 मिनट के गैप में 6 ADR देना, फिर तीसरे नंबर में फिर 1 मिनट के गैप में 6 ADR देना। तो ऐसे ये 3 पॉइंट को आपको उकसाना है इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए। इनके बाद यह जो ट्रीटमेंट उन लोगों को नहीं देना जिनको हार्ट में तकलीफ होता है, तो हार्ट के मरीजों को ये जो 30 मेडुला या ADR नहीं देना, इससे हार्ट के रोगी में तकलीफ बढ़ सकता है। तो आज का नीचे दिए गए उपचार भी इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए बहुत लाभदायक है, खासकर जब नाभि के चारों तरफ दर्द हो। तो नाभि के चारों तरफ मतलब लीवर के पहला पॉइंट, WD के पहला पॉइंट, म्यूकस के पहला पॉइंट, और गैस आई के एरिया में दर्द है, इनके अलावा और आपका कॉन्स्टिपेशन वाले पॉइंट में दर्द है। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि नाभि के आसपास एरिया में इन्फेक्शन का जमावट हो गया, और उस इन्फेक्शन की वजह से वो इन्फेक्शन अगर ज़्यादा दिन तक अगर हमारे शरीर में रहता है तो वो इन्फ्लेमेशन में या सूजन में बदल जाता है। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए हमारे पास एक और बढ़िया ट्रीटमेंट है, जिनमें पहला है हाफ कुंडली 6 सेकंड, 2 ट्रीटमेंट देना 1-1 मिनट के गैप में, ठीक है। फिर 1 मिनट के गैप में हाफ कुंडली 13 सेकंड, ये भी 1-1 मिनट के गैप में 2 ट्रीटमेंट देना। फिर 1 मिनट के गैप में हाफ कुंडली 20 सेकंड, ये भी 2 ट्रीटमेंट देना 1-1 मिनट के गैप में। तो ठीक है दोस्तों, जहां पर ये जो पॉइंट लिखा है फिर इंटू 2 लिखा है, इनका मतलब होता है 1-1 मिनट के गैप में ये 2 बार रिपीट करना। और ध्यान देना 1 और 2 के बीच में जो फार्मूला है, पहले और दूसरा फार्मूला, तो पहले ट्रीटमेंट होने के बाद फिर दूसरा ट्रीटमेंट अगर देना है तो 1 मिनट गैप रखना दोनों के बीच में, और दूसरे ट्रीटमेंट होने के बाद फिर तीसरा ट्रीटमेंट देना है तो दूसरा और तीसरे के बीच में भी 1 मिनट के गैप रखने के बाद तीसरा फार्मूला चालू करना। तो आप लोग ध्यान देना। तो लगभग आपको इस ट्रीटमेंट को देने के लिए क्या है, पहला ट्रीटमेंट 2 ट्रीटमेंट देना है, फिर 1 मिनट के गैप में फिर दूसरा ट्रीटमेंट देना है, फिर 1 मिनट के गैप में तीसरा ट्रीटमेंट देना है। तो इस प्रकार आप ये फार्मूला देने से इंटेस्टाइन के जो चारों तरफ का जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, इसे दूर कर सकते हो। इनके अलावा अगर किसी को बदहजमी है, बदहजमी के कारण या अपचन के कारण या पेट के अंगों में रक्त संचार नहीं है, तो उस पेट के एरिया में रक्त का संचार बढ़ाने से जो अपचन हो रहा है, जो बदहजमी हो रहा है, उन खाने का पाचन होना चालू हो जाएगा, और पाचन होने की वजह से
जो कब्जियत जो है वो ठीक होना चालू हो जाएगा। तो कब्जियत तभी होता है जब ज़्यादातर खाना का पाचन नहीं होता, खाना इंडाइजेशन होता है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कम रहते, तभी कब्जी होता है। तो उस कंडीशन में अगर पेट में अगर रक्त संचार बढ़ाना है, पेट के सभी अंगों में रक्त संचार बढ़ाना है, तो इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है जो ये कॉमन है। तो सबसे पहले अगर ऐसे कंडीशंस में आपको उस रोगी को नॉर्मल ट्रीटमेंट देना, फिर दूसरे मिनट में अजय नॉर्मल देना, 1 मिनट के गैप में अजय नॉर्मल देना, या पहले 10 मेडुला देना, फिर 10 मेडुला देने के बाद तुरंत ही फास्ट ट्रीटमेंट होते हैं। न्यूरोथेरेपी में आप लोगों को बताया गया है वो फास्ट ट्रीटमेंट देना, 10 मेडुला देने के बाद फिर 1 मिनट के गैप में अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट देना है। अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट आपको बताया गया है 8 पेन, 3 गॉल, 7 लीवर, 6 गैस आई, ये अजय नॉर्मल फार्मूला है। इनके अलावा नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है उनके साथ में जो आंतों के चारों साइड के जो एरिया है उनमें रक्त संचार बढ़ाना है। एसेंडिंग कॉलन है, ट्रांसवर्स कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है और सिग्माइड कॉलन है। इन चारों प्रकार के कॉलन में आप लोग को रक्त संचार बढ़ाने के लिए राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट देना है, जिसके अंतर्गत 1 राइट ओवरी, 1 लीवर, 1 गॉल, 1 स्प्लीन, 1 म्यूकस, 1 राइट ओवरी देना है। तो राउंड नॉर्मल ऐसा एक अद्भुत उपचार है जो क्रम पूर्वक बड़ी आंत के सभी अंगों में, हर अंग में सभी प्रकार के कोलन में रक्त संचार बढ़ाते हैं। और रक्त संचार बढ़ाने के कारण में कोलन का मोटिलिटी या पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बढ़ जाने से क्या होता है, जो कब्जी है, जो मोशन रुका हुआ है बड़ी आंत में, कोलन में जो मोशन रुका हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो मोशन रुका हुआ है, उनमें रक्त का संचार बढ़ने की वजह से पानी ज़्यादा मिलेगा, पानी मिलने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बनने की वजह से जो मोशन है स्टूल है वो नरम मुलायम हो जाएगा, जो मोशन होने में आसानी होगा। तो ये आप लोग को ध्यान देना। तो इस प्रकार ट्रीटमेंट देने से पहला क्या है, नॉर्मल ट्रीटमेंट, फिर फास्ट है नॉर्मल ट्रीटमेंट, और राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट देने से पेट में रुका हुआ जो स्टूल है, मल है, वो आसानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। इनके बाद अगर आपको देना है तो ऑर्गन क्लियरेंस दे सकते हैं, 2H4-5 दे सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है। अगर आपको जो पॉइंट आता है वो पॉइंट देना, जो पॉइंट अगर देना नहीं आता है तो जबरदस्ती प्रैक्टिकल नहीं करना। ये फार्मूला देने से ही मोशन खुल करके आता है, इतना आप लोग ध्यान देना। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी और बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो इंटेस्टाइन में अगर तकलीफ आ रहा है कब्जी की वजह से, तो ये कब्जी होने का और बहुत सारे कारण है। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे ठीक करना है, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि कब्जी यानी कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो हाइपोथायराइड बीमारी के वजह से हो जाता है। अगर किसी रोगी को हाइपोथायराइड है तो उस रोगी को कब्जी को ठीक करने के पहले हाइपोथायराइड को ठीक करना है। हाइपोथायराइड को ठीक करने के लिए थायराइड ग्लैंड के आसपास रक्त संचार बढ़ाना है। तो और उनके साथ में पेट भी अपसेट, यानी कि पहले पेट अपसेट भी है और हाइपोथायराइड भी है, तो उन दोनों को ठीक करना है। तो इनके लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो आपको लोग क्या करना, पेट के जो ट्रीटमेंट दिए हो आप लोग, नॉर्मल, फास्ट है या नॉर्मल जो दिए हो ना, उसी के बाद में फॉर थायराइड ऐड कर देना, जिससे थायराइड ग्लैंड के आसपास रक्त संचार बढ़ने से थायराइड ग्लैंड का फंक्शन अच्छा होगा। तो आइए चलते हैं। थायराइड ग्लैंड में रक्त संचार बढ़ाने के लिए ये उपचार देना है। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म ना हो तो अन्य उपचारों के अंत में फॉर थायराइड जोड़ना काफ़ी है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो अपने आप में एक अलग बीमारी है। जब हम हाइपोथायराइडिज्म को ठीक करेंगे तो कब्जी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो आपको बताया गया था दोस्तों, अगर किसी को हाइपोथायराइड ठीक है हाइपोथायराइड है, किसी रोगी को अगर हाइपोथायराइड है, हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में उस रोगी का पहले थायराइड ग्लैंड को ठीक करना है। अगर किसी रोगी को थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि हाइपोथायराइड नहीं है, तो उनको डायरेक्टली फास्ट है या नॉर्मल ट्रीटमेंट देने के साथ में लास्ट में फॉर थायराइड भी दे सकते हो, देने से कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान देना, तो इससे मरीज को रिजल्ट अच्छी तरह से आएंगे। इनके अलावा और उपचार है जिसमें हम लोग बोलते हैं ना, जो कब्जी होता है वो एसिड बनने की वजह से होता है, शरीर में पानी की कमी होने की वजह से हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन को कैसे पता लगाएंगे कि शरीर में पानी की कमी है, कि शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है। तो आप लोग को कितने बार बताए गए हैं कि अगर किसी के लेफ्ट फोर्थ में या म्यूकस जीरो में दर्द है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है। और जब किसी व्यक्ति के शरीर में अगर एसिड बढ़ता है तो उनके शरीर में पानी तत्व की कमी हो जाता है, जिसे ठीक करने के लिए हम लोग क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट फोर्थ चेक करना, म्यूकस जीरो चेक करना, और ये चेक करने के बाद अगर मरीज को लेफ्ट साइड में भी दर्द है तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करना, एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला देना जो आप लोग को बताए गए हैं। एसिड ट्रीटमेंट को हम लोग शॉर्टकट में ATF के नाम से भी जानते हैं।
एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला का जो रूप है वो है 8 पेन। ये माइल्ड रूप में है, ये छोटा फार्मूला है, इसमें बड़ा फार्मूला है, मैं आपको बड़ा फार्मूला भी बता दूंगा। पहले ATF में 8 पेन, 1 गॉल, 3 म्यूकस जीरो, 1 एसिड, 4 चेस्ट ओनली, 6 ADR। ये माइल्ड उपचार है। अगर इनका फुल उपचार देना है तो फुल उपचार में क्या होगा, एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला का जो बड़ा रूप है वो कौन सा है, 8 पेन, 3 गॉल, 5 म्यूकस जीरो, 3 एसिड या 4 एसिड भी दे सकते हो, 4 चेस्ट ओनली, 6 ADR। ये देने से भी उतना ही रिजल्ट आएगा जितना कि माइल्ड का उपचार है। तो दोस्तों अगर बाई अनामिका उंगली में या म्यूकस जीरो में दर्द हो तो एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला के साथ में आप 4 थायराइड दे सकते हो उन लोगों को जिनको लगता है कि थायराइड ग्लैंड में भी तकलीफ है। तो इस प्रकार उपचार करने से मरीजों में रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है। इनके अलावा दोस्तों पुरानी से पुरानी कोई बीमारी होता है तो पुरानी बीमारी में क्या होता है, डिसेंडिंग कोलन से लेकर गुदा द्वार तक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की गति कम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिनमें इंटेस्टाइन का गति क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिनकी वजह से मोशन ठीक से नहीं हो पाता, कब्जियत बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम के लोगों में क्या करना है, तो उन लोगों को पूरा क्या करना, डिसेंडिंग कॉलन के एरिया में रक्त संचार बढ़ाना है। डिसेंडिंग कॉलन का मतलब यहाँ कोलन जो होता है, बड़ी आंत जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उनके 4 भाग होते हैं। एक तो ऊपर से नीचे जाने वाला, नीचे से ऊपर जाने वाला जिसे एसेंडिंग कॉलन कहते हैं, फिर दायां से बाएं साइड आने वाला जिसे हम लोग ट्रांसवर्स कॉलन बोलते हैं, और इनके बाद ऊपर से नीचे आने वाला डिसेंडिंग कॉलन, और फिर बाएं से दाएं तरफ नीचे तरफ जाने वाले सिग्मॉइड कॉलन। तो ऐसे 4 भाग बड़ी आंत का होता है। तो डिसेंडिंग कॉलन में बड़ी ऊपर से नीचे आने वाले जो कॉलन है या सिग्मॉइड कॉलन है उसमें रक्त संचार बढ़ाने के लिए ये ट्रीटमेंट आपको देना है, जिनके अंतर्गत 10 मेडुला के साथ में 4 थायराइड देना है। फिर 1 मिनट के गैप में आपको लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फार्मूला देना है। लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फार्मूला इनके अंतर्गत 4 स्प्लीन, पहले स्प्लीन के दर्द को निकालना, फिर 4 कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन पॉइंट आपको बताया है। कॉन्स्टिपेशन पॉइंट कैसे देना है, अपने राइट साइड के थाई है ना, बीचों बीच दोनों पैर से ऊपर खड़े हो जाना है। ठीक है, ये कॉन्स्टिपेशन पॉइंट है। इनके बाद 4 म्यूकस है, फिर 4 लेप्टोरी है, और 4 म्यूकस जीरो, 6 ADR, 4 थायराइड। ये पूरा ट्रीटमेंट एक साथ देने से ये लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फार्मूला कहलाते हैं। और ये देने से हमारे शरीर के लेफ्ट साइड के जितने भी इंटेस्टाइन के पार्ट है उन सभी पार्ट में रक्त का संचार बढ़ने से जो उनमें जमा हुआ मल है, स्टूल है, वो नरम मुलायम होकर के मोशन के रूप में पास हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार यह जो उपचार है वो 3 प्रकार से काम करता है। ठीक है। अब ऊपर जो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट दिया है वो 3 प्रकार से काम करता है। वो कैसे काम करते हैं, तो पहला यह कि जो क्रम पूर्वक डिसेंडिंग कॉलन के हर भाग में क्रम पूर्वक रक्त संचार बढ़ाता है। तो यह ट्रीटमेंट जो दिए है ना, तो ऊपर से डिसेंडिंग कॉलन जहाँ से चालू होता है वहाँ से फिर पहले ऊपर में, फिर मिडिल में, फिर नीचे, ऐसे करते हुए सभी पार्ट में रक्त का संचार बढ़ता है। ठीक है। दूसरा, वह बड़ी आंत में इन्फ्लेमेशन हो तो भी ठीक करता है। अब बड़ी आंत में जो सूजन आया हुआ है तो उस सूजन को भी ठीक करने का काम ये लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट फार्मूला के द्वारा होता है। इनके अलावा तीसरा जो होता है वह थायराइड ग्लैंड को भी उकसाता है, क्योंकि इसमें थायराइड भी दिया गया है, तो थायराइड ग्लैंड को भी उकसाएगा। तो यह महत्वपूर्ण है कि क्योंकि अगर थायराइड ग्लैंड कम काम करे तो चयापचय की गति तथा इंटेस्टाइन की गति दोनों कम हो जाती है, जिनके वजह से थायराइड प्रॉब्लम के साथ साथ कब्जी होना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये फार्मूला आपको देने से थायराइड ग्लैंड भी ठीक होगा, और थायराइड ग्लैंड भी ठीक होगा तो थायराइड के गड़बड़ी की वजह से आया हुआ कब्जी भी ठीक हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग ध्यान में रख करके उपचार करेंगे तो शरीर में होने वाली बीमारी ठीक हो सकता है। तो इनके अलावा कब्जी होने के आपको और कारण बताए थे, जैसे कैल्शियम की कमी। अगर कोई व्यक्ति को अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की कमी की वजह से उस व्यक्ति को पिंडली में क्या हो जाएगा, एक खिंचाव आएगा, जिसे हम लोग क्रैम्प्स के नाम से जानते हैं। खिंचाव को पिंडली में क्रैम्प्स के आने का, या उंगलियों में ऐठन हो सकते हैं, ये भी क्रैम्प्स ही है। तो शरीर में जहाँ पर भी क्रैम्प्स आता हो तो उस क्रैम्प्स आने वाले व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी रहते हैं। और एक बात और ध्यान देना, अगर लेडीज है तो लेडीज में अगर किसी भी लेडीज को अगर मेंसेस ज़्यादा आता हो तो समझना कि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकते हैं। और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर कहते हैं कि उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और दबाने पर वो दर्द ठीक हो जाता है, तो समझना कि उनके शरीर में, पैरों में कैल्शियम की कमी है। तो ऐसे लोगों को आप लोग एसिड ट्रीटमेंट तो देना ही, और एसिड ट्रीटमेंट के साथ साथ में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने वाला, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने वाले फार्मूला जो है वो है 125 DCC फार्मूला देते हैं, जिसके अंतर्गत 7 लीवर, 4 पैरा, 7 लीवर जीरो, 7 म्यूकस जीरो, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो देना है, जो ब्लड कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि 125 DCC हार्मोन्स
होता है जो किडनी और इंटेस्टाइन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है। और अगर 125 DCC के पहले अगर गैस ओनली का पॉइंट देंगे और 3-7 का पॉइंट देंगे तो कैल्शियम को बाइंडिंग करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले मैग्नीशियम को उकसाने के लिए 3-7 दिया है। और गैस ओनली इसलिए दिया गया है क्योंकि पेट में जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उनके बाहर निकलने से वो विटामिन B12 को भी बाइंडिंग करके इलियम तक पहुंचाने का काम करता है, अंतड़ी तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार 125 DCC हार्मोन से आप उनके पहले आप मैग्नीशियम के लिए और विटामिन B12 के एब्जॉर्बेशन के लिए आप फार्मूला देंगे तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है। इनके अलावा अगर कई ऐसे रोगी होते हैं जिनको गैस, एसिडिटी, छाती में जलन या खट्टी डकार आते हैं तथा कोई खाज, खुजली, एलर्जी या चर्म रोग हो या पेशेंट को बार बार गुस्सा आता हो तो गाल के पॉइंट में दर्द चेक करना, गॉल ब्लैडर के आसपास एरिया में दर्द रहता है तो ऐसे लोगों में अगर गॉल पॉइंट में अगर दर्द है तो उनको वेटर प्लस न्यू गॉल ट्रीटमेंट देना जो कब्जी के लिए बहुत ही उत्तम ट्रीटमेंट है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं, अगर गुरुजी कहते हैं कि जिन रोगों को, जिन व्यक्तियों को अगर ज़्यादा गुस्सा आता है या उनके त्वचा में प्रॉब्लम है, स्किन रोग है और साथ में कब्जी भी है, ये तीनों लक्षण साथ में होते हैं। या तो गुस्सा होगा, साथ में चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम है और साथ में कब्जियत है। अगर तीनों को अगर ये सिम्टम्स होता है किसी भी व्यक्ति में तो इन तीनों सिम्टम को जानते हुए आपको उस पेशेंट को समझना चाहिए कि उनके गॉल ब्लैडर के आसपास रक्त संचार की कमी है, यानी कि बाइल का सिक्रेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है और बाइल का सिक्रेशन नहीं हो पाने की वजह से इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम है, इनके वजह से कब्जियत आया हुआ है, कॉन्स्टिपेशन आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में उन रोगियों को गाल के एरिया में रक्त संचार बढ़ाने के साथ साथ इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ाने के लिए वेटर प्लस न्यू गॉल फार्मूला बहुत ही शानदार जानदार ट्रीटमेंट है जिसे आप दे करके रोगी के कब्जी को ठीक कर सकते हैं, उनके त्वचा रोग को ठीक कर सकते हैं, उनके गुस्सा को भी ठीक कर सकते हैं और साथ में उनके वजह से जो आया हुआ जो बीपी जो होता है, हाई बीपी भी होता है, हाई बीपी भी ठीक होता है इस फार्मूला के साथ। तो आप लोग ये ध्यान में रखना। इनके अलावा ट्रीटमेंट के लास्ट में आप लोग क्या करना, जो रिक्टम होता है ना, रिक्टम, सिग्माइड कॉलम और रिक्टम को उकसाने वाला जो नर्व होता है उस नर्व का नाम है सेक्रल नर्व के माध्यम से ही रिक्टम में कॉन्ट्रिक्शंस होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जितना भी बीमारी के वजह से जो कब्जी आया है या कब्जियत के लिए जितना भी आपने ट्रीटमेंट पहले से आपने डिसाइड किया है कारण के अनुसार, तो उस कारण के अनुसार ट्रीटमेंट देने के बाद लास्ट में सेक्रल नर्व को उकसाने के लिए आपको कोई भी ट्रीटमेंट के लास्ट में 2H4H5 देना है जो सेक्रल नर्व को उकसाते हैं। यह उन्हें बहुत लाभदायक है जिन्हें पेशाब कम आता है या पेट का कोई प्रॉब्लम हो या विटामिन B12, फॉलिक एसिड या WD में दर्द होता है। तो ऐसे लोगों में 2H4/5 ज़्यादा फायदा करता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति में सभी कारणों को ठीक करना पड़े। अब हम देखेंगे कि अलग अलग पेशेंट के ज़रूरत के अनुसार हमें उपचार में बदलाव कैसे करना है। तो दोस्तों आपको बहुत सारे कारण बताया है और उस कारण को कैसे पहचानना है ये भी बताए गए हैं। अगर आप उस कारण को अगर पहचान करके अगर आप उचित ट्रीटमेंट देंगे तो कब्जी के जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक होगा, जिनके लिए आपको कोई मोटा बीमारी या दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है बीमारियों के लिए। अगर किसी को कब्जी है तो उनके लिए हम लोग घरों में क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों कब्ज के इलाज के लिए बहुत कुछ तरीके उपलब्ध है और पहले समय से ही लोग हमारे दादा दादी, परदादा, नाना नानी सभी हमारे लगभग अभी जो मेडिसिन का जो चलन है अभी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल, 30 साल, 40 साल का ही दौर है। मगर आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले आप देखते तो हर घरों में कोई ना कोई आयुर्वेदिक दवाई होता था। पेड़ पत्तियों के पौधे को उखाड़कर या पत्तियों को तोड़ करके दवाई बनाने का काम हम शायद मैक्सिमम ज़्यादातर घरों में होता था। आजकल तो ये सब विलुप्त हो गए हैं, इसलिए तो बीमारी बढ़ा हुआ है। अगर आपको उसी पुराने तरीके से अगर आप अपने सेहत का ख्याल रखना है तो आयुर्वेद को अपनाइए, हमारे प्रकृति को अपनाइए, प्रकृति के साथ चलिए, कुदरत के साथ चलिए तो आपके शरीर में बीमारी आने से बचा जा सकता है। तो आइए चलते हैं कि कब्ज के इलाज के लिए कुछ अन्य तरीके हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति दवा का उपयोग किए बिना कब्ज से छुटकारा पा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे व्यक्ति जिनको कब्ज है और कब्ज होने नहीं देना है और कब्ज होने से बचना है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर फाइबर युक्त खाना है। कब्ज का अनुभव करने वाले व्यक्ति हर दिन भोजन के सेवन में 18 ग्राम से 30 ग्राम ताजे फल, फोर्टिफाइड अनाज और सब्जियां जोड़कर इसे संभाल सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको ज़्यादातर कब्जी रहता है तो उनको फल, सब्जियां और रेशेदार सब्जियां ज़्यादा खाइए जिससे कब्जी होने से बचा जा सके। इनके अलावा
पानी की मात्रा को मेंटेन करना है। अगर जो व्यक्ति पानी की मात्रा नहीं लेते, कम पानी पीता है, तो ऐसे शरीर में पानी की कमी की वजह से कब्जी हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको कब्जी है, तो ऐसे लोगों में शरीर को हाइड्रेट रखना है, पानी की मात्रा ज़्यादा बना करके मेंटेन करना है, ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है, जिसकी वजह से कब्जी होने से बचा जा सकता है। इनके अलावा गेहूं की भूसी जैसे ब्लकिंग एजेंटों का जोड़ मल को नरम करने और इसे पारित करने में आसान बनाने में मदद करते हैं। इनका मतलब ये होता है कि जो गेहूं का जो भूसी होता है, चोकर होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो छन्नी से उनके ऊपर का जो चोकर है वो निकाल देते हैं और केवल चिकना आटा यूज करते हैं, जो कब्जी होने का कारण बनता है, एसिड बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। जो चोकर होता है ना, वो शरीर में पानी को भी रोकने का काम करता है। तो ये आप लोग ध्यान देना, कभी भी आप चपाती बनाते हो तो आटा को छन्नी से ना छानते हुए उनमें जो चोकर होता है, उस चोकर को आटे के साथ मिक्स करके चपाती बनाएंगे, तो रोटी के साथ साथ में शरीर में फाइबर भी मिलेगा, रेशा भी मिलेगा, जो कब्जी को दूर करने के लिए जरूरी होता है। इनके अलावा ऐसे रोगी जिनको कब्जी है, तो ऐसे लोगों को आपको बताया गया था कि पेट के अतड़ियों के जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट है उनको बढ़ाने के लिए, आंतों के मसल्स को कमजोरी को दूर करने के लिए, या उनमें ताकत के लिए, या अतड़ियों में रक्त का संचार बढ़ाने के लिए पेट से रिलेटेड योगाभ्यास करना है, व्यायाम करना है, जिससे अतड़ियों में रक्त का संचार बढ़ने से जो जमा हुआ मल है, स्टूल है, वो नरम हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, फिर संडास के रूप में वो शरीर से बाहर निकल सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कभी भी शौच होता है, मल बाहर निकलने का प्रोसेस हो रहा है, या आपको प्रेशर लग रहा है मोशन के लिए, तो ऐसे समय में आप लोग उस प्रेशर को बिल्कुल नहीं रोकना, और जैसे प्रेशर आए तुरंत इनको बाहर करने के लिए अपना प्रक्रिया फॉलो कीजिए, जिससे कब्जियत होने से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार अगर आप नियम को फॉलो करेंगे तो होने वाली कई सारी बीमारियों से बचा जा सकते हैं, और जो ज़्यादातर आपको दवाइयों खाने से बचाया जा सकता है, दवाइयों के हानिकारक दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं। तो कोई भी बीमारी को आने के पहले उनको उपचार करना जरूरी है, जो बीमारी आने से रोका जा सकता है। कब्जी भी एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं है। अगर कब्जी के लक्षण को अगर रोकना है, कॉन्स्टिपेशन के अगर सिम्टम्स को रोकना है, तो उस सिम्टम को रोकने के लिए आपको, जैसे पहले आपके दादा दादी नाना नानी जो प्रयोग करते थे घरों में, जिसे हम लोग कुदरत उपचार कहते हैं, आयुर्वेदिक उपचार कहते हैं, जड़ी बूटी या वनस्पति के रूप में जो उपचार करते थे, सात्विक खाना खाते थे, फाइबर युक्त खाना खाते थे, ओरिजिनल खाना खाते थे, शुद्ध खाना खाते थे, ताज़ा खाना खाते थे, अपने ही क्षेत्र का खाना खाते थे। तो उस बात को अमल में करते हुए अगर आप खाना खाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार अभी हम लोग देख रहे थे कब्जी यानी कॉन्स्टिपेशन, जो हमारे शरीर में एक छोटा सा प्रॉब्लम है मगर बहुत बड़े बीमारी लाने का काम करता है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आ गया है हमारे शरीर में, तो ऐसे कंडीशन को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको उपचार करना जरूरी है, जो उनके कारण हमारे शरीर में कितने बड़े बड़े बीमारी आ सकते हैं कब्जी की वजह से, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, हर्निया है, हाइड्रोसिल्स है, थायराइड प्रॉब्लम्स है, पूरे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एल्जाइमर्स है, गुस्सा आना, क्रोध आना, बीपी बढ़ना, मसल्स में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, काम में मन नहीं लगना, ये सब प्रॉब्लम एक कब्जी की वजह से हो सकता है। इनके अलावा जननांगों के प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है, यूरिनल प्रॉब्लम, सभी प्रकार के ऑर्गेनल्स में कब्जी का प्रभाव पड़ता है। तो इस कब्जी को कोई भी किसी भी प्रकार से इग्नोर नहीं करना। बस इसके साथ ही मैं ये आज का चैप्टर यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।